आज इस नियमित चल रही बुधवार की एक्यूप्रेशर क्लास और सभी थेरेपिस्ट के लिए समर्पित यह क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। यह क्लास पिछले कई महीनों से लगातार चल रही है, जो आप सभी थेरेपिस्ट के ज्ञान वर्धन के लिए यह संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर द्वारा यह चल रही है। तो आगे क्लास हम प्रारंभ करें इसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज मिंटो रोड हेडक्वार्टर, जहां से प्रार्थना आयोजित होगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। हम दीन दुखी बलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड अन्याय से नित दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुधि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु जान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी और अंशु जी ओमकार और प्रार्थना के लिए। पिछले 8 और 9 मई को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित बेसिक ट्रेनिंग हुई, जो बहुत सफल रही। आप सभी के प्रयास से कि इस एक्यूप्रेशर को ईच वन रीच वन और ट्रीट वन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले महीने यह ट्रेनिंग टीसीएम पर आधारित होगी, वह जून के पहले सप्ताह में उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। और इसी मई महीने में 22 और 23 मई को रेडियोलॉजी पर बेस्ड, इसके पहले मार्च में पैथोलॉजी पर बेस्ड ट्रेनिंग हुई थी,
अभी ये कैप्सूल कोर्स रेडियोलॉजी पे है कि कैसे हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन देख करके अंदर की बीमारियों का डायग्नोसिस करें और फिर उसका एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे उपचार करें। यह आदरणीय अग्रवाल सर आपको बताएंगे इस क्लास में। तो आप सभी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नोटिफिकेशन पहले ही आप तक पहुंच चुका है। तो आइए हम लोग आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज के लेक्चर के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी। और संस्थान की प्रार्थना के लिए अंशु अग्रवाल जी और रीता पांडे जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमन और आभार व्यक्त करते हुए, मित्रों, इस नेशनल चैनल पे आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आभार और अभिनंदन और नमन के साथ आइए हम हमारे संस्थान के प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी, जिनकी प्रेरणा और उत्प्रेरण से सदैव ये संस्थान गतिशील रहता है, और परमात्मा की असीम शक्ति के साथ आइए इस कार्यशाला में प्रवेश करते हैं। मित्रों, विगत बुधवार को डॉक्टर सुशीला कामत ने, जो कि पैथोलॉजी और इटियोलॉजी और अपने तमाम एक्सपर्टाइज के साथ उन्होंने हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए किस तरीके से हम एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट लोड को हम अपने शरीर में से कम करके एनर्जी के समन्वय, संतुलन के साथ हम अपने शरीर के स्वयं आत्मरक्षा करने के लिए समर्थ हैं। कितनी ही बड़ी गंभीर बीमारी हो और बीमारियों का समवाय हो, महामारी हो, हम अपने शरीर की आत्मरक्षा ई मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। मित्रों, एनर्जी मैनेजमेंट, आज पूरा विश्व एनर्जी मैनेजमेंट के तहत पूरे विश्व की दूरी, टाइम और स्पेस सिकुड़कर पूरे वसुधैव कुटुंबकम का वैदिक संस्कृति और उद्घोष को हम समझने और जानने में सफल रहे। और आइए एनर्जी मैनेजमेंट से आइए हम बहुत सी चीजें सीखें कि हम अपने लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल और सेंस ऑफ टाइमिंग और रेगुलेशन के माध्यम से शरीर में जितनी ऊर्जा हमें अपने शरीर की आत्मरक्षा के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और निरंतर एक्टिव रहने के लिए आवश्यक है, हम उसका स्वयं मैनेजमेंट करने के लिए अनेक प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों, हमारा प्रमुख विषय जो है एक्यूप्रेशर है, उसकी सभी घटक, सभी शाखाओं को, चाहे वो चाइनीज एक्यूप्रेशर हो, चाहे डॉक्टर वॉल फिजियोलॉजी एनाटॉमी बेस्ड हो, या यौगिक कंसेप्ट से और आयुर्वेदिक मोल्ड में हम चिंतन मनन के साथ आगे बढ़ते। विगत बुधवार को डॉक्टर कामत के द्वारा प्रस्तुत की गई पीडीएफ को आइए हम एक एक बिंदु पर चिंतन करके शरीर में आने वाली बीमारियों को रोकें, जैसे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करें। हमारे जीवन में जो है न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है,
इसके लिए विगत पीडीएफ के प्रश्न नंबर 2 से हम प्रारंभ करते हैं। पीडीएफ जो कि डॉक्टर कामत के माध्यम से आपको हस्तगत कराई जा चुकी है और आप इसको देखेंगे। पहला जो है प्रश्न नंबर 2 को देखें। न्यूट्रिएंट्स यानी जो कि जिनका महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है हमारे शरीर की को स्वस्थ रखने के लिए, और बीमारियां यदि आ गई हैं तो उससे हम लड़ने के लिए सक्षम। मित्रों, हम खाना खाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, जूसेस और अनेक प्रकार के जो है, अब तो हम खाने से अधिक आर्टिफिशियल केमिकल्स के रूप में बिकोसूल के टैबलेट्स ऊर्जा के लिए, विटामिन D3 शरीर की संरक्षण के लिए, और अब तो टैबलेट ABC, जिंक, मैग्नीशियम और अनेक प्रकार के सॉल्ट और केमिकल वाले पैक्स को लेते हैं। निश्चित रूप से वो महंगे भी हैं, तो महंगी ऊर्जा भी, लेकिन आइए हम समझने का प्रयास करें कि हम अपने भोजन से किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को तब्दील कर सकते हैं एनर्जी में। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के हैं? 6 क्लासेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। पहला कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया कि आपकी थाली में अनेक प्रकार के भोजन हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट हैं, और हमें बहुत सी चीजों में ये नहीं मालूम कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं, इससे क्या मिलता है। स्वाद होता है, मिलता है कि पेट भरता है या कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। हम तब उस बात को एहसास करते हैं। अगर हमें कई दिन से खाना ना मिले या उपवास करना हो, तो जब हमारा उपवास व्रत टूटता है तो हम टूट पड़ते हैं, और निरंतर बिना खाए उपवास करके अन्न जल ग्रहण किए हुए, यद्यपि ये बहुत संभव नहीं है कि कई दिनों तक, तब ये महसूस होता है कि हम आज का कार्य ठीक से कर नहीं पा रहे हैं और कमजोरी लग रही है। क्या हुआ कि शरीर में तो रक्त भी उतना ही है, सारी चीजें मौजूद हैं, फिर ऐसी कौन सी बात है कि हमें कमजोरी लग रही। आज ये जो 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या हमने कभी इसका मेजरमेंट करके और इसको जान करके खाया? हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चटनी, अचार, पापड़, सलाद, ये सामान्य रूप से होते हैं, और कभी कभी उत्सव में या अन्य प्रकार से खीर है, हलवा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम भोजन का अंग बनाते हैं। लेकिन फिर भी हमें यह नहीं मालूम होता है कि इससे विटामिन मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार की ऊर्जा मिलेगी और कैसे। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, हमने हर चीज की जो है मीमांसा करना प्रारंभ की, और आज जब इस वैज्ञानिक युग में सब कुछ है, भाग दौड़ है, और दिन भर भागते दौड़ते खूब काम भी करते हैं, लेकिन धीरे से अस्वस्थ होते चले जाते हैं, ऊर्जा की कमी होती चली जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मित्रों, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स को पहचानें और किस प्रकार से ऊर्जा हमें मिलती रहे भोजन के माध्यम से, इसको भी देखना है। सबसे प्रमुख स्रोत है हमारी ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट। आइए इसकी पहचान करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन की थाली में किस चीज में होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि मीठे पदार्थ, और बॉडी के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी या कैलोरी है। आप कहेंगे कि मीठे पदार्थ, हम तो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं।
रोज हम मिठाई नहीं खाते, रोज खीर हलवा नहीं खाते, लेकिन मित्रों वैज्ञानिकों ने सिद्ध पे महत्व देते हैं। सब्जी में आलू को, और इन सब में जो है प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम बड़े स्वाद से खाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं, और इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, लेकिन मालूम नहीं रहता। अब मालूम तब होता है जब हमें डायबिटीज हो जाती है और डॉक्टर मना कर देता है कि चावल मत खाइए, आलू मत खाइए, तला भुना हुआ मत खाइए, जो भी चीजें हमें प्रिय लगती हैं, मीठी चीजें, उनको मत खाइए, इसे मत खाइए। तो मित्रों ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट को और ऐसे पदार्थों को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने जज्ब करना नहीं सीखा है, ना तो पहचाना, और ना ही हमारे डाइजेशन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को जो हमने भोजन ग्रहण किया वो कन्वर्ट नहीं हो पाया ऊर्जा में। तो मित्रों आज हम देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम ऊर्जा जो है मीठे और कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से मिलती है, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और कैलोरीज है। हमारी ताकत का प्रमुख अंश जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो। लेकिन यदि हमें शुगर नहीं है, और डॉक्टर भी नहीं मना करेगा, हमारी जो है जितनी एनर्जी हम जितना भोजन करते हैं, अगर उसको हम बर्न कर दें तो ना तो फैट डिपॉजिट होगा, ना ओबेसिटी होगी, और एक्टिव रहेंगे। और वो पोषण हमें उस भोजन के पदार्थों से मिलेगा जो आज हमें ये मत खाओ, वो मत खाओ, और फिर सब कुछ खाओ, केला भी खाओ, आम भी खाओ, लेकिन निश्चित मात्रा में और ढंग से खाइए ये कार्बोहाइड्रेट। तो आइए मित्रों इसका हम पॉइंट भी जान लें। यदि हमें खाने से डॉक्टर रोके या हमारा मन न रोके और हमें शुगर हो जाए, हमें बहुत से सिम्टम्स हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, कि सबसे पहले कि शुगर जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो यूरिन और ब्लड टेस्ट के माध्यम से, अगर हमने टेस्ट नहीं कराया है तो हम स्वयं जान सकते हैं। वो कैसे? कि हमारी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है किसी भी उम्र में। ये नहीं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या अन्य समस्याएं हैं। अचानक क्या होता है कि हमें ये संकेत आने लगता है और धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगती है। रक्त और ब्लड की और इस यूरिन की जांच पे मालूम चला कि शुगर के लक्षण प्रारंभ हो गए हैं, और डॉक्टर को कंसल्ट करने पे सारी चीजें रोक दी जाती हैं। तो सबसे पहले उसका उपचार नोट कर लीजिए। मैं आपको एक एक बताता जाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप नोट कर लीजिए। और पहला है शुगर, ब्लड शुगर। अगर आप जो है स्पाइरल जानते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है, और नहीं जानते हैं तो हम आपको कुछ ज्वाइंट पे भी बताएंगे, और धीरे धीरे दसियों प्रोटोकॉल आपको जो है मिलेंगे। लेकिन मित्रों राइट थंब का थर्ड स्पाइरल और लेफ्ट आईएफ का थर्ड स्पाइरल में 2-3 टोन 4-5 से 8। फिर से मैं रिपीट करता हूं, राइट थंब और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के थर्ड स्पाइरल में 2-3 टोन 4-5 से 8। अब आइए प्रोटीन जो कि हमारे दैट सप्लाइज एनर्जी, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट के पश्चात है प्रोटीन। आप जानते हैं जिस प्रकार से भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज और ग्लूकागॉन में होता है, और वो शुगर के माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ऐसी ऊर्जा भोजन से एक्सट्रैक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम,
जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और सबसे अधिक मिलती है। दूसरा प्रोटीन है, जो कि उसका प्रोटीन युक्त भोजन को जब हम दाल आदि अनेक प्रकार की दाल और प्रोटीन के सबसे महत्वपूर्ण भोजन के भाग को जब ग्रहण करते हैं तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रमुख कार्य है वो मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन मैकेनिकल और केमिकल रूप से भोजन के टुकड़ों को, और स्मॉलर यूनिट जो कि प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट अमाइनो एसिड है, जो कि हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स और शरीर के प्रत्येक सेल की रिकवरी और रिप्लेसमेंट और रिपेयर में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मित्रों, ये सेकंड जो घटक है ये प्रोटीन है, और प्रोटीन का ट्रीटमेंट आप नोट करना चाहेंगे, राइट थंब। अब आप कहेंगे कि हम शरीर के भोजन से क्या कर रहे हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यस, निश्चित रूप से आम के आम गुठली के दाम। हम अपनी शरीर की बीमारियों को रोक रहे हैं, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीमारी जो आ गई है, आप जानते हैं शुगर की बीमारी के कारण, उसके साथ लंबे समय तक शुगर की बीमारी के कारण डायबिटिक अल्सर यानी जगह जगह फोड़े हुए तो ठीक नहीं हुए, और फ्रैक्चर हो गया तो डायबिटिक फ्रैक्चर जो है वो जल्दी जो 3 to 4 वीक्स में सामान्य रूप से हीलिंग हो जाती है, वो टाइम लेता है, कभी कभी नहीं भी होता है। और प्रोन टू सकम टू, हमारी हड्डियां इतनी ब्रिटल हो जाती हैं कि टूटने लगती हैं, तो उसमें भी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए सेकंड जो पार्ट है वो यानी शुगर है, तो उसके साथ हमारे शरीर के जो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो कैपेसिटी है, जो हमारे सेल की रिपेयरिंग है, वो ना हो जाने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ऑस्टियोसेल्स, उसमें दिक्कत आ जाती है, यानी हड्डियों के निर्माण में। हमारे जो है प्लाज्मा और ब्लड के घटक, और किडनी का फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी हमारी जहां जहां पूरे शरीर में नर्व है और हमारे जोड़ जोड़ में जिनका प्रसार है, वो सब अफेक्टेड हो जाने के कारण कभी सियाटिका दर्द, तो कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, क्योंकि जब नर्व को भोजन नहीं मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट कर जाएगा जिससे ऊर्जा मिलती है, तो हमारे हार्ट को भी, लंग्स को भी, और हमारे सारे बॉडी के एक एक सेल को इससे ऊर्जा मिलती है। और जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो नर्व भी कमजोर होगी, भूख से चिल्लाएगी, और वो डायबिटिक न्यूरोपैथी सामान्य रूप से बताने का तरीका है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कहीं नमनेस आ जाएगी, जैसे होता है ना कि बच्चों को भोजन नहीं मिलता है तो एकदम मुंह सुजा के बैठ जाते हैं, ना बोलेंगे ना करेंगे, जैसे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी एक तो मैनिफेस्टेशन होता है अपना विरोध दर्ज करना, दर्द और चिल्लाहट, और दूसरा चुप होना। तो मित्रों, डायबिटीज के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी के दो रूप मिलते हैं। Either there will be pain and the pedigree of the pain will be very shooting pain, severe pain sometimes. और सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है जो कि कमर के लंबोसेक्रल रीजन से रेडिएट करके पूरे पैर के सभी जॉइंट पे जाती है। और सियाटिका नर्व का जैसे 1000 वोल्ट का अगर किसी में करंट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पैर में जो सियाटिका नर्व है उसमें जो पेनफुल कंडीशन होगी वो हॉरिबल होगी, वेरी सीवियर होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, और कभी कभी उसमें इंजेक्शंस भी काम नहीं करती, मेडिसिन काम नहीं करती, और एक्यूप्रेशर का सियाटिका करेस्पॉन्डेंस जो कि बहुत मिडिल फिंगर के इनर पार्ट पे है, आपको कस के
जिम्मी को रख के दबा दें इस तरीके से। जैसे आप ये ले लीजिए, पेन है, ये बोथ रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जिम्मी को कस के दबा दें, आपका दर्द इमीडिएटली सियाटिका नर्व का पेन। और अगर दोनों इनर साइड में मेथी लगा के कस के दबा दें तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। लेकिन ये क्यों हुआ, क्यों हमने ऐसा होना दी? हम बोलते हैं कि हमारी तो शुगर मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, क्योंकि दवा खाते हैं, बाद में मेडिसिन की डोज बढ़ती चली जाती है, इंसुलिन होती है, लेकिन नेचुरल तरीके से बॉडी के प्रत्येक नर्व को, मेजर हो या माइनर हो, सबको एनर्जी नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलती, इसलिए धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट के रूप में और भयानक कंडीशन होने लगती है। तो हमें अपनी किडनी में अगर डैमेज हो गई, और डायबिटिक न्यूरोपैथी के सबसे बड़ा असर होता है कि ऑर्गन का, और खास तौर से किडनी का फंक्शन भी धीरे धीरे डेटोरेट करने लगता है और उसे धीरे से चुपके से कम सीकेडी यानी किडनी की डिजीज डेवलप हो गई और क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, क्रेटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, मन बढ़ गया और तमाम पैरामीटर डिस्टर्ब हो गए। और लोग अक्सर कहते हैं कि अचानक हमारी किडनी के बारे में हमने तो जांच किसी अन्य कारण से कराई थी और किडनी की बीमारी का पता चला, पहले तो कुछ था ही नहीं। चलिए, ये डिस्प्यूट का विषय नहीं। डिस्प्यूट अब विषय ये है कि अगर किडनी ने डैमेज होना शुरू कर दिया है तो हमने रिपेयर करना भी सीख लिया है। आइए, बहुत से प्रोटोकॉल आपको बताए गए कि बोथ मिडिल फिंगर के कप जॉइंट में भी हम इनिशियल लेवल पे 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट करेंगे। ये सीएम एम में दिया हुआ और अनेक बार हम बता चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बोथ मिडिल फिंगर के कप जॉइंट में 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट, ये इनिशियल लेवल का, और ये इंटरकनेक्टेड है। लेकिन हमें प्रोटीन को भोजन में से एक्सट्रैक्ट करके अमाइनो एसिड इतना पैदा करना है और स्मॉलर यूनिट कि हमारी किडनी और डायबिटिक न्यूरोपैथी या अन्य टिश्यू पर कोई उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरा इसका ट्रीटमेंट देखें, राइट थंब 1-2 LHM। अब आइए, सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी समस्या है कि 10 साल से शुगर था, हमें मालूम नहीं चला, और अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि किडनी का फेल्योर भी दिखने लगा है और शरीर तहस नहस, सब के सब चीजें रोक दी गई हैं, एनर्जी मिलना बंद हो गई है, और जिसे कहते हैं कि खान पान पे नियंत्रण के माध्यम से आदमी अधमरा हो जा रहा है, एनर्जी का अभाव होने लगता है। और दवाइयां, कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जहां की दवाइयां या तो उपलब्ध नहीं है, जैसे किडनी के, जैसे ही सीकेडी स्टार्ट होती है तो डॉक्टर्स के पास हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार डायलिसिस के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। और बस यहाँ से शुरू होता है कि शुगर को भूल जाते हैं, सीकेडी और किडनी डिजीज को, पैरेंकाइमल डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज के मॉनिटरिंग में, उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। तो दूसरा प्रोटोकॉल राइट थंब के 1-2 LHM में 0, 1, 2, 3, 6, 8 टोन। मित्रों, राइट थंब 1-2 LHM 0, 1, 2, 3, 6, 8 टोन, 4-5 सेडेट, 4-5, 7, 9 सेडेट। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि 6-4 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्टेज भले ही किडनी की इनिशियल हो, लेकिन हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम के
फेल्योर के कारण हमारे सारे जो एक्यूथेरेपी के जोन नंबर 2 में आपने देखा होगा कि जोन नंबर 2 में फर्स्ट जोन में तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, यानी लंग्स और हार्ट का जो है वो सर्कुलेट करते हैं न्यूट्रिशन को, लेकिन निर्माण जो है सेकंड हमारा जोन है जहां पर कि स्टमक, फूड पाइप से भोजन जाके स्टमक और उसके साथ कनेक्टेड हैं गॉल ब्लैडर, लीवर, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से और पैंक्रियास और ड्यूडेनम। तो मित्रों, हमारा सबसे पहले कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को और जितने विटामिन और एंजाइम्स हैं और कैटलिस्ट हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हाथ की हथेली के बीच में हमारा करस्पॉन्डेंस आता है, सबसे पहले हमें वहां पर चिंतन मनन के साथ रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसका इनिशियल जो है करस्पॉन्डेंस पे चक्र के रूप में ड्यूडेनम के करस्पॉन्डेंस पे, सेकंड जो है स्टमक के और तीसरा पैंक्रियास का। इन तीनों पे 3 चक्र मैग्नेट से डेट करके रख दें। अब आइए कलर क्या होगा। ड्यूडेनम में लाइट ब्लू और बाकी 2 चक्र गोल गोल। आप देख रहे हैं ना कि जो मेरी टी शर्ट का कलर है ऑरेंज कलर। लोग कहते हैं कि ऑरेंज कलर कैसी ध्वज विशेष का है, लेकिन शरीर में संपूर्ण नियंत्रण नर्वस सिस्टम का है और विबग्योर के सिस्टम से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 1 यानी आकाश का कलर है, वो आप जानते हैं वायलेट है, वायु का है ब्लू है, अग्नि का लाइट ब्लू है और जल का ग्रीन है और पृथ्वी का येलो और 6 काल का ऑरेंज है। काल का मतलब हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम का वो महत्वपूर्ण भाग जो सर्वाइकल से लेके टेल बोन से लेके और एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक चारों तरफ नर्व का जाल बिछा हुआ है और उस जाल के कारण वो काल महाकाल बना होता है। हर प्रत्येक बीमारी वहां से आती है और प्रत्येक बीमारी का नियंत्रण भी वहीं से हो सकता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ऑरेंज कलर, और बार बार हम लोग ऑरेंज कलर में, इसका आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर कितना महत्वपूर्ण है। यानी सूर्य की रोशनी में जो इंद्रधनुषी रश्मियां हैं, किरणें हैं, वो हमारे शरीर के एक एक टिश्यू को, ऑर्गन को और सेल को एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसके 3 बात हैं। बीमारी रुकती है और बीमारी को रोकने के साथ साथ इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। आपने देखा होगा इस कोविड के पर्सपेक्टिव में, और डॉक्टर सुशीला कामत जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बताया कि सूर्य की किरणें तो मित्रों, am I audible? Am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सामने जो है, और सूर्य की किरणों को खाना सीख लिया। अरे खाना क्या, हम जब घर से बाहर ही नहीं निकलते, धूप ही नहीं सकते, तो खाएंगे कहां से? तो खाएंगे क्या? बहुत महंगे महंगे 60,000 का पैक विटामिन D3 का, और गोली नहीं गोले खाएंगे। और वो कितना हमें जो है जज करेगा अगर हमें खाने को नहीं मिली या हमें मालूम नहीं चला, तो हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा। तो सूर्य की किरणें या तो हम अपने शरीर के कुछ ऐसे चक्रों पे, ऐसे प्लेक्सस पे, ऐसे नर्व के तंतु के जाल पर कलर के या ज्वाइंट पे लगाकर इंप्रूव करें हमने इम्यून सिस्टम को, विटामिन D2 और D3 को। ये हम आगे आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो हमारे हमने जो है
अब आइए हम लोग, और अगर हम थर्ड वेव की तैयारी करते हैं तो हमें जोन 2 और 3 पे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करना होगा। आइए, जोन 1 से आपने बहुत कुछ देखा एक्यूथेरेपी का, चार्ट से आपने अपने जिमी से लंग्स और हार्ट के पॉइंट्स को दबाया और बहुत से महत्वपूर्ण आपने रिजल्ट्स देखे। अब आइए सेकंड पे, जहां पर हमारी बाजू में करस्पॉन्डेंस सबसे किनारे 2 किडनी की हैं और उसके राइट साइड में आगे टुवर्ड्स व्हेन वी आर हेडिंग, जब धीरे से बीच की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर बीचों बीच स्टमक और नीचे पैंक्रियाज और साइड में ड्यूडनम और उसके ऊपर और किनारे से लीवर और गॉलब्लैडर और स्प्लीन लेफ्ट साइड में। इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं और वहां पर हम दबाव देकर अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी हड्डियों में आने वाली ताकत और कैल्शियम, हड्डियों का जो भोजन है, जो कि हमें ताकत जो कैल्शियम से मिलती है, विटामिन से मिलती है, और नर्व को, ये सारी की सारी हम जोन 2 का ट्रीटमेंट करके हम पा सकते हैं। लोग कहते हैं कि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ये साधारण बीमारी है, लेकिन 20वें वर्ष तक और 10वें वर्ष तक लोगों को है, तो मित्रों कौन सी बीमारी इसके माध्यम से नहीं होगी, ये चिंतन का विषय नहीं, जानने का विषय है। और हमें एक्यूप्रेशर के और ये होलिस्टिक मीडियम से एक एक बातों का हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमने राइट थंब क्यों लेंगे सारे ट्रीटमेंट के लिए? क्योंकि बहुत सी चीजें अलग अलग हैं। सामान्य और विशेष आयुर्वेद में आपने हैंडबुक 1 के पेज नंबर 94 में बहुत से लोगों ने रीजनल डायग्नोसिस के कैप्सूल कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि पेज नंबर 9 में वहां पर राइट थंब में सारे हीमोपोइटिक सिस्टम यानी ब्लड, यानी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण टिश्यू ब्लड है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो जितना इंपॉर्टेंस ब्लड को दी जाती है किसी को भी नहीं दी जाती। तो और हमारे सारे सिस्टम जो है पूरे थंब में है, हीमोपोइटिक सिस्टम भी है, हमारे बोन सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, E to Z सिस्टम्स उसके अंदर है। और वहीं से हम लोगों ने इस पर लिया है कि हम वी आर डूइंग दिस सिस्टमिक ट्रीटमेंट, कनेक्टिव टिश्यू ट्रीटमेंट, और पूरे शरीर में ऑर्गन का अपने आप हो जाएगा, सिस्टम का अपने आप हो जाएगा। जब हम कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक हर एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी हो और सर्कुलेटरी हो, बोन सिस्टम हो, न्यूरो सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी हो, वो सब के लिए इसलिए राइट थंब 1 LHM 64012, क्योंकि ये साधारण अमाइनो एसिड हमारा अफेक्टेड है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मेटाबॉलिज्म किसकी अफेक्टेड है? प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के सभी घटकों के निर्माण का बिल्डिंग ब्लॉक, रिपेयरिंग और डेवलपमेंट इसी के माध्यम से। अब आइए तीसरा, फैट्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड्स स्टोरेज एंड इंसुलेशन फॉर योर बॉडी। आप कहते हैं, सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कहते हैं, सब लोग बताते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा फिर क्या होगा, आर्टरीज में वो जम जाएगा उसके अंदर की दीवारों पे, फिर क्या होगा? अरे आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, फिर क्या होगा? एंजाइना पेन होगा, तड़फेंगे, दर्द होगा। अरे होगा तो क्या हुआ, दर्द तो रोज होता है। यानी सीने में दर्द होगा, पसीना होगा, हम तड़फने लगेंगे, और हमारे शरीर में अगर 720 आर्टरीज हैं तो 10 आर्टरी हार्ट की हैं, और हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई तो, और एंजाइना पेन हुआ या इन्फेक्शन हुआ, डैमेज हो गई, तो डेथ होने की संभावना है। पैर की आर्टरीज ब्लॉक हो गई, कोई बात नहीं। हाथ की ब्लॉक हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर है। पैर की हो गई तो पैर पतला हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, बहुत सी चीजें हो सकती है। ब्रेन में है तो कोई बात नहीं, क्यों नहीं है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा।
लेकिन मरेंगे तो नहीं। हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज से हम बहुत डरते हैं, और अब तो डर का माहौल ऐसा है कि मियां लंग्स भी हम लोग को उतना ही सता रहे हैं, उससे ज्यादा सता रहे हैं जो कि हार्ट का है। इसके बारे में हम बात अलग से करेंगे, बार बार करते रहें, लेकिन अभी उस विषय को, और ये कंटिन्यू रहेगी। तो मित्रों, ये फैट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट की बात की तो उसके गुणगान करते करते आपने जो है सारा समय बिता दिया कि मोर देन अराउंड 60%, 2/3 ऑफ द एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और पूरे शरीर का सौष्ठव निर्माण के लिए प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म और अब आएगी कि फैट भी जरूरी है। शरीर में ये ट्रांसपोर्ट करता है, भाई कोई ना कोई सवारी तो चाहिए, और वो फैट इट इज द ट्रांसपोर्ट। अगर हम कोई ऐसी चीज, एनर्जी की चीजें हमने पानी में डाली और घुल गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी में ना घुल के फैट में घुलती हैं, जैसे विटामिन D3 वाटर सोल्यूबल नहीं है, फैट सोल्यूबल। अगर फैट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो हड्डियों को, शरीर के अंदरूनी भाग को ताकत ले जाता है। Why this is important? फैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैट को बचाना। हमने मक्खन खाया, देसी घी खाया, अरे पहले एक 100 ग्राम लोग मक्खन खाते थे, खूब श्रम करते थे, एनर्जी जितना अर्न किया उतना बर्न किया, फैट नहीं होगा। हमने भोजन खा के जितनी कैलोरी अर्न की है और जितनी हमें चाहिए उतना कर दिया, अगर हमने ज्यादा अर्न करके डिपॉजिट कर दी तो क्या होगा, मोटापा आ जाएगा। तो मित्रों, सिंपल सा नियम है कि जितना उतना ही खाएं जितना हम बर्न कर सकें, जितना हम परिश्रम करके हम अपने शरीर के अवयव और तंतुओं का और कनेक्टिव टिश्यू का भाग बना पाए। ऐसा ना हो कि वो जाए जग के, अरे कहीं जम जाए, पेट में जम जाए, मोटा पेट होगा। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी का भी था, डिपॉजिट है। लेकिन अगर मोटा फैटी हार्ट हो गया और हार्ट के अंदर चिपक गया तो जानलेवा हो जाएगा। तब कान खड़े हुए। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि फैट कम से कम खाओ। क्यों? क्योंकि हमारी सेडेंटरी लाइफ है, हमारे आउटडोर गेम्स, हमारी जो है एक्टिविटी इज कन्फाइंड। दिन भर काम 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 काम, और ना तो हमारा वॉकिंग है और ना ही, मतलब सेडेंटरी लाइफ का मतलब हमारा परिश्रम की आदत छूट गई है। तो मित्रों, ये फैट मेटाबॉलिज्म, 3 मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जिसके कारण शुगर की बीमारी, और दूसरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जिसके कारण हमारे शरीर के बिल्डिंग के और सेल की रिपेयरिंग, हमारी जितनी भी त्वचा है, फ्लेश है और हड्डियां, इन सब की रिपेयरिंग का, प्रत्येक प्रकार के सेल का और डीजेनरेटिव सेल्स को रिप्लेसमेंट करना और उसकी रिपेयरिंग करना, ये प्रोटीन मैटर। लेकिन फैट दैट ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड स्टोरेज, और हम अपने लॉकर में अपनी एफडी और पैसा क्यों जमा, जितना हमें मिलता है उसमें थोड़ा सा भाग बचाकर कि आड़े बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन इतना मत जमा कर लीजिए कि जमाखोरी में अवैध रूप से जमा कर ले और पकड़े जाए। जितना आवश्यक है घर परिवार के बच्चों की शादी के लिए, अपने के लिए, आगे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, तो ये शरीर भी वही बात करता है जो हम बैंक के लॉकर्स में गोल्ड के रूप में और चल अचल संपत्ति के रूप में, लेकिन उतना नहीं कि सारी दुनिया का हम हजम कर लें। ये शरीर भी संकेत देता है और हमारी प्रक्रिया भी ये इस बात को जो है मानने के लिए हमें आवश्यक है कि हम जाने। मित्रों, तो ये बात जो है, अगर हमने ये सारी बात समझ ली तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फैट इज इंपॉर्टेंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड। ऐसा नहीं कि हमें फैट लेना ही नहीं चाहिए। अब फैट भी अनेक प्रकार के हैं, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये तमाम तरीके की बातें होंगी। लेकिन मोटे मोटे हम इस पे अपने जीवन में, अपने भोजन में, लोग कहते हैं कि देशी घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद जो कि संपूर्ण सभी चिकित्सा शास्त्रों का स्रोत है, ऐसा ज्ञान है जहां पे कि अद्भुत ज्ञान है,
यानी सारी पद्धतियों को कंट्रोल करता है। मैं तो ये कहूंगा कि आयुर्वेद इज द हार्मोनल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ एंड ऑल, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल मेडिकल साइंसेस। तो उसमें अन्न से ज्यादा ताकतवर दूध को, और दूध से ज्यादा और कई गुना अन्न से, यदि 10 गुना ताकतवर दूध है तो 10 दूध से ज्यादा 10 गुना ताकतवर देसी घी। मित्रों, लेकिन नियम यही है कि जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हमारा सिस्टम जितना हजम कर सके और जितनी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सके, उतना ही हमें करना चाहिए। तो फैट्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड स्टोरेज एज वेल एज इंसुलेशन फॉर योर बॉडी। बॉडी को आप कहते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का डिटर्मिनेंट फैक्टर कौन है? किसके माध्यम से मालूम चलेगा कि हमारी हमारी जो है शरीर की, अगर शरीर बिल्कुल ठंडा है, देखिए अक्सर इस महामारी में हम लोग थर्मामीटर को और स्कैनर के माध्यम से तुरंत ये जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है। अगर 99 और 100 आता है तो इस समय तो बड़ा पैनिक हो जा रहा है हर आदमी, कोविड 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 कोविड। लेकिन अगर 90 हो गया तो क्या है, मालूम चले कि आप नरक हो जाएगा जीवन। और ये धीरे धीरे अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा तो वैज्ञानिकों ने 2 चीजें नॉर्मल के लिए लोअर और हायर लिमिट दी है। और जब ये लिमिट एक्सीड करती है तो बॉडी में टेम्परेचर का इंसुलेशन, उष्मा और ताप को नियंत्रित करने वाला कौन है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, इंसुलेशन। क्योंकि आपने पाश्चात्य देशों में सुना होगा कि सेंट्रली हीटेड इंसुलेटेड हाउसेज हैं, जहां टेम्परेचर -डिग्री का है, 3 डिग्री का। हमारे कंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पे मकानों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इंसुलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, और भगवान ने हमारे शरीर में एक ऐसा भोजन का घटक बनाया है जिसे फैट कहते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट करता है, और न केवल ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि इंसुलेट करता है, बॉडी को गर्म बनाए रखता है, ताजगी, ऊर्जा, स्फूर्ति। आप कहेंगे सारी दुनिया मना करती कि फैट को खाइए मत, और आपने उल्टी, मैं थोड़ी कह रहा हूं, डॉक्टर सुशीला कामत थोड़ी कह रही, उनका अनुभव, उनका जो नैरेटिव है, फिजियोलॉजी, हजारों वैज्ञानिकों ने तमाम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बीपी का लोअर लिमिट क्या है, हायर लिमिट क्या है, पीएच का लोअर क्या है, कैसे है, ये ज्ञान हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वात, पित्त, कफ, और उसी को वैज्ञानिक स्वरूप देकर उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम और तमाम मेटाबॉलिज्म की चर्चा करेंगे। लेकिन फैट is essential for the makeup of the energy system, inbuilt mechanism of the human body. This is very important. तो मित्रों, फैट जो है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, और स्टोरेज हमारे आप जानते हैं कि जब हमें कई दिन से भोजन ना मिले फिर भी हमारी ऊर्जा एक्टिवेट रहती है। ऊर्जा कहां से मिलती है मित्रों? that provides this the fat storage जो है, और ये लीवर बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जब ज्यादा हो जाता है तो ओबेसिटी हो जाता है, फैटी लीवर हमें मारक हो जाता है, अन्यथा लीवर का फंक्शन और ये जो बाइल और तमाम आयनिक जो कन्वर्जन करता है सारा, सैकड़ों ऐसी बायोकेमिकल्स, हजारों केमिकल्स को और फंक्शन सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो वो लीवर का है। और जोन नंबर 2 इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन दी जोन नंबर 1। और जोन 0 क्या है? हमारा थंब में जो है, अगर हमने पूरा इसको मेकअप नहीं किया, इसको मैग्नेट नहीं लगाए, या इसमें मेथी नहीं लगाई, कलर नहीं लगाई, तो 1 और 2, 3 क्या करेगा? 0 का मतलब अनंत राशि, प्रवेश की, ओरिजिन की। माउथ का करस्पॉन्डेंस है, नोज का है, आईज का है,
पूरा थ्रोट अंदर के जितना भी इनबिल्ट मैकेनिज्म है, that should be covered and it should be treated. And now the fat, after fat, now we come to the fourth, that is the फैट का ट्रीटमेंट के लिए, इंसुलेशन के लिए मित्रों, हमारी बॉडी को पूरा सॉफ्ट हो और हमारा फैट ठीक से पचे, हजम हो। राइट थंब 3-4 LHM, 3-4 टोन, 5-6 सेडेट, 0 टोन 9 सेडेट। इससे हमारी ऊर्जा भी बढ़ेगी, हमारा आरबीसी इंप्रूव करेगा और यहाँ तक कि हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन, MCSC और आरबीसी के जितने भी घटक हैं, दैट विल इंप्रूव। अगर हीमोग्लोबिन इंप्रूव करेगा तो ऑक्सीजन अपने आप इंप्रूव करेगी, बिकॉज इट इज द कैरियर। और इसमें फेरिन और आयरन कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन में, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो आयरन होगा तो हमारी फौलादी हमारा शरीर होगा, नहीं तो गिरे पड़े होंगे। चेहरे में रुआब नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी, चमक नहीं होगी। और शरीर के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल चेहरा भी रूखा रूखा सूखा सूखा होगा, हाथ पांव भी सूखे होंगे, शरीर भी सूखा होगा। न ग्लेज होगी, न चमक होगी, न ऊर्जा होगी, न स्फूर्ति होगी। तो ट्राइपोटिक का मतलब क्या है? आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का लास्ट जो ऑफशूट है दैट इज MCSC। Not only MCH, this is the concentrate, not the concentration। जो हमारा, जैसे हम एक बात आपसे कहने ऊर्जा का घटक में, दूध से ज्यादा सांद्र होता है मलाई, और मलाई से ज्यादा सांद्र और सबसे अधिक ऊर्जा होती है घी। पहले के लोग मलाई और चीनी और खा के ऊर्जा बिल्कुल टनाटन रहते थे। और आज आप मथुरा में देखिए कि जो पंचकोसी यात्राएं करते हैं, दिनरात दंडवत और दुनिया भर की पैदल चलते हैं, तो वो 1-1 किलो स्वीट्स, मिठाइयाँ, रबड़ी और अनेक प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि को हजम करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बुरा मत मानिएगा कि मथुरा के चौबे, ये एक वहां का टाइम एंड स्पेस है। और टाइम एंड स्पेस का मतलब उस जनपद के विध्वंस का कारण क्यों है? वहां का इम्यून सिस्टम खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चरक संहिता में लिखा हुआ है कि महामारी आएगी। 10,000 वर्ष पूर्व लिखा है। क्या कारण है जो मैं चीख चीख कर चिल्ला रहा हूं? जब वायु का प्रदूषण होगा। वायु का प्रदूषण किसने किया है? महामारी ने किसको बुलाया? किसने बुलाया है? हमने बुलाया। जिनके पास एक साइकिल नहीं थी, उनके पास 3 या तो स्कूटर हैं या 2 मोटर कार है। वो जब वायरल लोड, प्रदूषण का लोड पैदा करते हैं इस ब्रह्मांड में, डीजल और पेट्रोल का धुआं पूरे ब्रह्मांड को प्रदूषित कर रहे हैं, एयर, विंड का, और इससे चेस्ट इन्फेक्शन, काली काली कार्बन जम जाते हैं और अनेक प्रकार का। विल टॉक अबाउट, ये कैप्सूल कोर्स में हम बताएंगे कि फाइब्रोसिस क्या है, क्या खून के थक्के किस प्रकार से जम जाते हैं, किस प्रकार से एल्वियोली जो है उस पर कब्जा हो जाता है। ये भी हम बताएंगे कि कैल्सिफिकेशन अगर चेस्ट में होता है तो उसका क्या मतलब है। उससे नहीं घबराते। आज जो है ओपेसिटी से, कि चारों तरफ जैसे कि किसी कोरोना ने एंटर करके और लंग्स पे 10 ट्रिलियन एल्वियोली पे कब्जा कर दिया। आप जब सीटी कराते हैं तो 5/25, 10/25 और 15/20, इट शोज दैट कितनी ग्लॉसी ओपेसिटीज हैं, कितना कब्जा कर लिया है। अरे जिनको लंग्स में कैंसर है वो तो 10 साल जीते हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना के ओपेसिटीज जो है 75%, 80% है। ऑक्सीजन कम हुई, फिर सैचुरेशन कम हुआ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकली। और दूसरा घटक है कि पराली आदि जला के धुआं ही धुआं पूरे ब्रह्मांड में। और तीसरा कारण है ट्राइपोडिक, कि हमने ग्रीनरी को काट कर ऑक्सीजन को हटाकर, देखिए ये क्या करते थे, वृक्ष क्या करते थे? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड खाते थे,
किसकी कार्बन, हमारी गंदी गैस को वो खाते थे और हमें उसके एवज में प्राणवायु ऑक्सीजन देते थे। आज हाहाकार मचा है, किसने मचाया? हमने मचाया। हमने अपने घरों के, हमने फ्लैट्स में, हमने सोसाइटीज में, हर जगह जो है इस ग्रीनरी को। और ये महामारी किसने बुलाई है? ऊपर से किसी ने भेजी नहीं, हमने बुलाई है। जिसका इम्यून सिस्टम है और जिसके चरक संहिता में लिखा है, दो ही कारण है, या तो आपके जनपद का विध्वंस है, या वायु का प्रदूषण है, या जल का प्रदूषण है। आप कौन नहीं जानता पिछले कितने दिनों से जलाशय का जल प्रदूषित हो गया है। बंद बोतलों का पानी हमने पीना शुरू कर दिया है और हमने अपनी ऊर्जा को बंद कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। और जहां भी जल है वहां जलाशय है, वहीं प्रदूषण है। 3/भाग जलाशय का प्रदूषण है, सारी दुनिया जानती है। और आज ये प्रयास हो रहा है कि जल ही जीवन को, हर क्षेत्र में जल का, निर्मल जल का वितरण हो, वायु निर्मल हो। स्टे होम का मतलब हमारा प्रदूषण अपने आप, जब गाड़ियां बाहर नहीं जाएंगी, पेट्रोल डीजल का धुआं नहीं होगा। अरे भगवान, हमने पूरा परमात्मा की शक्ति को पीड़ित किया, प्रदूषित किया। हमने अपना जो गंदी गैस द्युलोक तक भेज दिया, पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, तो नाराज तो हो गई। और वो नाराजगी उन कमजोर इम्यून सिस्टम के लोग जो भाग दौड़ करते थे, बाहर का भोजन करते थे और भय से पीड़ित थे, पैनिक सिंड्रोम, उनको जकड़ लिया, पकड़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल मेरा क्या हश्र होगा, लेकिन जो हमारे रिसर्च टॉप 10 सवेरे 5 बजे 4 बजे से तैयारी करके चरक संहिता को 10,000 वर्ष पूर्व लिखा है। मैंने WEC में कुछ पेजेस भी फ्लोट किए थे। और तीसरा मालूम है कौन है? अग्नि को तो कोई प्रदूषित कर नहीं सकता, वो तो सबका प्रदूषण दूर करती है। तो तीसरा है काल का। काल कैसा है? हमारा मौसम, हमारा मॉइस्चर। हमारा सुबह ठंड है, दोपहर में गर्मी, रात को ठंड, फिर रात को बारिश हुई, ओले पड़ना। मई के महीने में आप देख रहे हैं कितने 7 वेरिएशंस हैं। आप देखिए ना कितने वेरिएशंस हैं। अरे एयर कंडीशनर और इन सब की जरूरत क्या है? वो तो काल के रूप में हमारे सिर पे मंडरा रहे हैं। और इसे कहते हैं मॉर्बिडिटी, और ड्यू टू काल का प्रदूषण। कोई दुनिया में इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि काल कौन है। और काल भी हमारी ऋतुएं हैं, हमारा सुबह दोपहर शाम, ये काल की यूनिट है, मिनट आवर। 1 सेकंड बाद खबर मिलती है कि वो रहे, वो नहीं रहे। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये काल का कवलित करना है। काल एक एक पल पर बदलता है। आप जानते हैं कि जो कल पिछला सोमवार था, जो पिछला बुध था, वो कुछ और था, जो आज बुध है वो कुछ और है, कल कुछ और होगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड दिस इज द ट्राइपॉडिक टाइम फैक्टर। काल का प्रदूषण, जनपद का विध्वंस। आप देख रहे हैं कि जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जहां पे हजारों लाखों की पहले पार्कों की निर्माण के लिए होता था, अब पार्किंग के लिए झगड़ा होता है। फ्लैट हैं, 10,000 सोसाइटी में फ्लैट हैं और 15,000 कारें हैं। झगड़ा ही झगड़ा, रगड़ा ही रगड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड, नो ऑक्सीजन। कितना कोई व्यवस्था करेगा? परमात्मा ने जो चीज 3 फ्री दी थी, वायु, ऑक्सीजन और जल, उसी पे सारा झंझट हो गया। महामारी किसने बुलाई है? महामारी बीमारियों का पुलिंदा हमने बुलाया है, और उसकी सजा कोई और भुगतेगा क्या? हमें ही भुगतना है, हमारे परिवार को भुगतना है। रोते बिलखते रह जाएंगे। और संदेश और संकेत, अब तो मान लो, अब तो जान लो, कम खवाओ, भाग दौड़ मत करो दिन भर कमाने के चक्कर में। और हम बड़े शौक से कहते हैं कि हमने 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल में इलाज कराया, 20 लाख रुपए लगे, 20 लाख, और फिर भी कुछ न हासिल हुआ। तो मित्रों,
परमात्मा की नाराजगी हम लोग सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और ये वादा करेंगे कि प्रदूषण से बचें और बचाएं। और इस आंदोलन को, इस चरक संहिता, वैदिक पंचम वेद, आयुर्वेद के जो टीकाएं हैं, इसमें वो ताकत है। 10 द्रव्य हैं, खादीन्यात्मा मनः काला दिशा सेंद्री चाप, सेंद्री मनः, खादीन्यात्मा मनः काला दिशा, द्रव्य संग्रह, सेंद्रीय चेतनम, निरिंद्रिय चेतनम। ये 10 द्रव्य से शरीर बना है। प्रोटीन भी एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है, काल भी एक द्रव्य है, दिशा भी एक द्रव्य है, जाने सोचिए। तो मित्रों, आपने फैट को देखा, आपने कार्बोहाइड्रेट को देखा, आपने प्रोटीन, आपने फैट, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे शरीर में इसकी अनुकृति है। ये हमारा, और चौथा है विटामिन, needed in very small amounts in the diet to regulate chemical reactions। आप देखिए भोजन में सबसे ज्यादा जो है 60% कार्बोहाइड्रेट है, 30% प्रोटीन है, और फैट जो है वो 5-10% से भी कम है, और विटामिन और मिनरल्स तो लेस देन 1%, अराउंड 1%। तो विटामिन डी हमें कंट्रोल कर रहा है, B12 कर रहा है। अगर उसकी कमी से हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, रिकेट्स हो जाती हैं, हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने लगता है, और नर्व जो है फाइब्रोमाइल्जिया होता है, और तमाम तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है विटामिन, और उसके बाद है मिनरल्स, और फिर है वाटर। वाटर इज नीडेड, देखिए विटामिन नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द डाइट टू रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब परिवर्तन। हम अगर भोजन को केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो परिवर्तन एनर्जी में नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है। कार्बोहाइड्रेट will not be converted into the smaller unit of the glucagon or glucose, and the protein will not be converted in amino acid and the fat in the fatty acid. It is due to vitamins, and what type of the vitamins we should take ये भी हमें नहीं मालूम है। आर्टिफिशियल हम किस तरीके से लीफी सलाद से ले सकते हैं, अपने फ्रूट से, और विटामिन सबसे ज्यादा किससे मिलता है? सूर्य से विटामिन मिल जाए और हम खाबो कि ना खाबो। लोग बोलते हैं बंगाली में कि जल खाबो, अरे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया वाले कि जल कैसे खाबो, तो हम तो बोलते हैं कि सूर्य की किरण खाबो कि ना खाबो। ना खाबो तो आदमी ना होबो, खेला होबो। इसलिए सूर्य की किरणें और इसका आचमन प्रातःकाल, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दियों में 1 घंटे, गर्मियों में कम से कम आधे घंटे। ये मैंने भी गलती की है, पिछले 25 वर्षों से एक जुनून था ट्रीटमेंट का, सीखने का, किताबों के लिखने का, न किसी को, सबको दौड़ते रहे, खुद दौड़ते रहे और दौड़ाते रहे। आप जानते हैं विटामिन डी ने क्या क्या नुकसान और किसको नहीं किया, सबको किया। अब समय जो है काल का हम अपमान नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे, एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे, मिलते ही रहेंगे और ये परंपरा फिर आगे चलती रहेगी। विटामिन है, मिनरल्स है, और फिर वाटर कि जल जो 3/4 भाग है, अगर हमें निर्मल जल मिल जाए तो आंख में आंसुएं जो है वो हमारे मल को धोएगा, प्रक्षालन करेगा, हमारे शरीर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर है, जो सेल के बाहर है, प्रत्येक टिश्यू का अंश है, रक्त का भी अंश है और प्लाज्मा का भी अंश है। सारा जल ही जल है और जल ही जीवन है। आप कहेंगे जिसको पकड़ लेते हैं उसी के महत्व की गुण गाथा, तो निश्चित रूप से, और सबसे ज्यादा गुण गाथा हम परमात्मा की करते हैं, खेमका जी की, और फिर आपकी करते हैं। क्यों? कि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आप किस चीज के कैरियर हैं? डिजीज के नहीं। आप कैरियर हैं उस चेतना के, उस जागृति के, उस इम्यून सिस्टम के, उस एक्यूप्रेशर के, उस दिव्य शक्ति को चारों तरफ वितरित कर देंगे, जो परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर में है और हमारे अंश अंश में है। मित्रों, आज यहीं पर हम
अपना इस वक्तव्य के और आपसे आभार व्यक्त करते हुए और क्षमा प्रार्थना की आप एक ही बात पे 1 घंटे हम लोग ने, क्योंकि एक बात नहीं है, ये एक ऐसा संवाद है, एक ऐसी चर्चा है जो कि हम हर चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों नॉलेज एक है, अद्भुत है, इनका मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कामत ने जो पीपीटी बनाई, उन्होंने हमें भोजन प्रोवाइड कर दिया है इस ज्ञान के आदान प्रदान का। इसको चिंतन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अद्भुत लेक्चर के लिए। और हम सभी थेरेपिस्ट को यह यूजफुल रहेगा जो प्रोटोकॉल सर ने लिखा है और जो एक कंसेप्ट और विजन दिया प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स के बारे में, या इसका आप उपयोग करें और फीडबैक दें। और 22 और 23 मई को रेडियोलॉजी पे बेस एक्यूप्रेशर कैप्सूल कोर्स होने वाला है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप प्रारंभ हो गया है, आप करा सकते हैं। और हेल्थ और हेल्प योजना के तहत आदरणीय अग्रवाल सर प्रतिदिन कंसल्ट करते हैं दोपहर में 1 बजे। जो भी करस्पॉन्डेंस और कैंपस कोर्स वर्तमान और पूर्व के स्टूडेंट्स हैं, वे राजेश वर्मा जी को अपनी डिटेल भेज दें। फिर आपको एक निश्चित समय मिल जाएगा, उस समय में आप वीडियो कॉलिंग से अपनी समस्या बता के कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो लोग हैं वह ऑलरेडी जो पहले से 11 से 1 बजे तक कंसल्टिंग चल रही है, वह उसका भी मैसेज आपको भेजा गया है। उसके तहत अपॉइंटमेंट लेकर के आप आदरणीय अग्रवाल सर को सभी गंभीर बीमारियों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार। अब मीटिंग यहाँ बंद की जा रही है।